जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। साथियों, प्रत्येक दिन की तरह करंट अफेयर्स की लेटेस्ट जानकारी आज एक बार फिर से आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। सारी की सारी जानकारी बेहद ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी है, तो आने वाली परीक्षाओं में आपके जरूर ही ऐसे प्रश्न जो है वो काम आएंगे। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बिना स्किप के वीडियो पूरा देखिएगा और जो भी जानकारी दी जा रही है ऐसी जानकारी को नोट जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगामी परीक्षाओं में जहां भी आपसे करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएं आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सके। तो आइए देखते हैं आज कौन कौन सी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। तो साथियों, आज की जो सबसे पहली जानकारी है वो है राजीव गौबा नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य। साथियों, अब राजीव गौबा को फुल टाइम मेंबर बनाया गया है, किसका? नीति आयोग का, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का। साथियों, क्या नाम है इनका? राजीव गौबा। दरअसल राजीव गौबा दोस्तों 1982 के 1982 के झारखंड कैडर के आईएएस पदाधिकारी है। 1982 के ये झारखंड कैडर के आईएएस पदाधिकारी हैं और फिलहाल इनको साथियों नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। साथियों, मैं आपको राजीव गौबा के बारे में बता दूं कि राजीव गौबा जो है वर्ष 2019 से लेकर 2024 तक, वर्ष 2019 से लेकर 2024 तक ये भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के रूप में ये कार्य कर चुके हैं। कैबिनेट सचिव भारत सरकार, कैबिनेट सचिव भारत सरकार के रूप में ये कार्य कर चुके हैं। तो दोस्तों, नाम क्या है इनका? राजीव गौबा, याद रख लेंगे। नीति आयोग का इनको फुल टाइमर मेंबर बनाया गया है, पूर्णकालिक सदस्य जो है वो नियुक्त किया गया है। 1982 के झारखंड कैडर के ये आईएएस पदाधिकारी है। आइए बढ़ते अगली जानकारी की ओर, और यहाँ से अगली जानकारी है 21वीं पशु गणना को लेकर। अब दोस्तों 21st लाइफ स्टॉक सेंसस की बात हो रही है, 21वीं पशु गणना की बात हो रही है। दरअसल दोस्तों ये जो 21वीं पशु गणना है, मैं आपको बता दूं कि इसका कार्य कब से शुरू किया गया था। इसका कार्य 25 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ किया गया था और ये दोस्तों ये चलेगा कब तक? ये चलेगा आने वाले 31 मार्च तक। जी हाँ, आने वाले 31 मार्च को ये समाप्त हो जाएगा, अर्थात 31 मार्च 2025 तक ये चलेगा। दोस्तों, प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर पशुधन की जो जनगणना है या फिर पशु की जो गणना है वो की जाती है, लाइव स्टॉक सेंसस किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में। दोस्तों, इसके बारे में आगे आपको जानकारी दे दें कि ये जो पशु गणना है ये किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है पशुपालन और डेयरी विभाग, याद रख लेंगे। ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है पशुपालन और डेयरी डेयरी विभाग के द्वारा, पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में पशु गणना की जाती है, पशु गणना की जाती है। चर्चा में क्यों है दोस्तों? इस वजह से चर्चा में क्योंकि आने वाले 31 मार्च को ये पशु गणना का जो कार्य है कंप्लीट हो जाएगा और ऐसे 25 अक्टूबर 2024 से इसका कार्य जो है वो आरंभ किया गया था। तो चलिए, यहाँ से जो भी जानकारी आपको दी गई बहुत ही महत्वपूर्ण है। 21वीं पशु गणना यहाँ पर की जा रही है और ये कब से कब तक? 25 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2024 तक इसको किया जाना है। दोस्तों, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा ये जो कार्य है पशु गणना का कार्य किया जाता है। आइए अगली जानकारी लेते हैं और अगली जानकारी है पशुधन बीमा योजना को लेकर। अब दोस्तों, पशुधन बीमा योजना, दरअसल यहाँ पर लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम की बात हो रही है। साथ ही यहाँ पर बता दें कि चालू वित्त वर्ष में, अर्थात 2025-26 की बात हो रही है, वित्तीय वर्ष 2025-26, अच्छा माफ करेंगे, चालू वित्त वर्ष की बात हो रही है, वर्ष 2024-25, वर्ष 2024-25, क्योंकि 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होगा तो वो 2025-26 में काउंट किया जाएगा। ऐसे चालू वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक दोस्तों 21.01 लाख 21.01 लाख पशुधन का बीमा किया गया है, पशुधन की बीमा की गई है। अर्थात इस योजना का लाभ जो है वो 21.01 लाख जितने भी ऐसे पशुओं को पालने वाले जो लोग होते हैं ऐसे लोगों को इसका लाभ मिला है। 21.01 लाख पशुधन की बीमा योजना की गई है। दोस्तों, अब ये जो पशुधन की बीमा योजना है किसके द्वारा होती है? तो ये बीमा राष्ट्रीय पशुधन योजना। अब यहाँ पर आपको बता दें कि यह जो बीमा है ये राष्ट्रीय पशुधन मिशन
के तहत या के अंतर्गत, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत पशुधन बीमा योजना, पशुधन बीमा योजना के तहत पशुओं की बीमा की गई है। पशुओं की बीमा की गई है, पशुओं की बीमा की गई। इसके अतिरिक्त और भी कुछ जानकारी है साथियों, यहाँ पर सबसे पहले बता दें कि दरअसल ये जो पशुधन बीमा योजना, ये मांग आधारित बीमा योजना है। जी हाँ, ये किस प्रकार की बीमा योजना है? मांग आधारित बीमा योजना है। और केंद्र की जो सरकार है, ये दोस्तों राज्यों से ऐसे बीमा संबंधी प्रस्ताव को भेजने की बात कह रही है। और ऐसे कुल मिलाकर देखा जाए तो मांग आधारित बीमा योजना है। मैं फिर से आपको बता दूं कि केंद्र की जो सरकार है, पशुधन बीमा को लेकर साथियों एक प्रस्ताव भेजने की बात कही है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सरकार के पास में दरअसल ये आंकड़े उपलब्ध नहीं है कि ऐसे कितने पशुपालक हैं जिनकी आजीविका केवल और केवल पशुधन पर निर्भर करती है, पशुपालन पर निर्भर करती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पशुधन बीमा योजना, ठीक है, अभी तक 21.01 लाख पशुधन की बीमा योजना बीमा की गई है। हम बात कर रहे हैं वित्तीय वर्ष 2024-25 की। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में अभी तक 21.01 लाख पशुधन की बीमा की गई है। और राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत पशुधन बीमा योजना के तहत पशुओं की बीमा की जाती है या की गई है अभी तक। और दोस्तों ये दरअसल मैं फिर से आपको बता दूं, मांग आधारित बीमा योजना है। और केंद्र की सरकार जो है वो प्रत्येक राज्यों से इस प्रकार के बीमा संबंधी प्रस्ताव को मांगने का कार्य कर रही है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आगामी एग्जाम के लिए, आपसे सवाल पूछा जा सकता है, पशुधन बीमा योजना किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो याद रखेंगे राष्ट्रीय पशुधन मिशन। जी हाँ, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के द्वारा इसको क्रियान्वित किया जाता है। तो मुख्य रूप से ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। चलिए अगला जानकारी लेते हैं। और अगली जानकारी है, भारत ने सेपक टकरा विश्व कप में जीता कांस्य पदक। अब दोस्तों भारत ने सेपक टकरा विश्व कप में जीता कांस्य पदक। तो दोस्तों सेपक टकरा है क्या? तो सबसे पहले सेपक टकरा ये बहुत सारे लोगों के लिए एक नया नाम हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको कि इसके बारे में जानकारी ना हो, और कुछ बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको कि इसके बारे में पता हो। तो दरअसल दोस्तों यहाँ पर विश्व कप जीतने की बात हो रही है, किस चीज़ की? सेपक टकरा की। ठीक है, आप यहाँ पर इसका स्पेलिंग इंग्लिश में कुछ इस प्रकार का देख सकते हैं। दोस्तों अब ये है क्या? तो सेपक टकरा दरअसल एक खेल है, ठीक है ना। ये क्या है दोस्तों? एक खेल है और वॉलीबॉल से मिलता जुलता एक खेल है। लेकिन वॉलीबॉल में दोस्तों हाथों का प्रयोग होता है, जबकि ये जो सेपक टकरा इसमें हाथों की बजाय पैरों का उपयोग खिलाड़ियों के द्वारा किया जाता है। इनमें दोस्तों दोनों पक्षों में मतलब कि 2 टीमें होती है और ये 2 टीमों में 3-3 खिलाड़ी होते हैं। जी हाँ, दोनों टीमों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 3-3 की संख्या में खिलाड़ी होते हैं। सेपक टकरा मुख्य रूप से देखा जाए तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया में, ये जो सेपक टकरा है मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया में एक बहुत ही प्रसिद्ध खेल के रूप में जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया में एक बहुत ही प्रसिद्ध खेल के रूप में जाना जाता है, और विशेष करके थाईलैंड, मलेशिया जैसे कंट्री में। जी हाँ, थाईलैंड और मलेशिया जैसे कंट्री में इस खेल को काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त है। बहुत प्रसिद्ध खेल के रूप में वहाँ पर इसे देखा जाता है। अब दोस्तों इसके विश्व कप प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसके विश्व कप प्रतियोगिता का आयोजन तो बिहार में किया गया। बिहार में पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में। जी हाँ, कहाँ किया गया? बिहार के पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में। पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम जो कि बिहार में है, यहाँ पर इस खेल प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया। और इसमें भारत ने दोस्तों क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है, और संयुक्त रूप से जीता है वियतनाम के साथ। तो याद रख लेंगे, वियतनाम के साथ कांस्य पदक जीतने का काम किसने किया? भारत ने किया। तो वियतनाम प्लस भारत, ये दोनों देशों का नाम आप याद रख लेंगे। जबकि इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक कौन सी टीम ने जीता? तो इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम दोस्तों थाईलैंड है। स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम कौन सी है? थाईलैंड। थाईलैंड ने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता, जबकि भारत कांस्य पदक जीता किसके साथ? संयुक्त रूप से वियतनाम के साथ। तो चलिए, सेपक टकरा क्या है आपको जानकारी मिल गई। एक खेल प्रतिस्पर्धा है, खेल का नाम है, वॉलीबॉल की तरह मिलता जुलता एक खेल है। इसे किक वॉलीबॉल भी कहा जाता है। दोस्तों इसका एक और नाम क्या हो सकता है? किक वॉलीबॉल। भारत में इसको किक वॉलीबॉल के नाम से दोस्तों जाना जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ है आपके लिए। आप कह सकते हैं कि आने वाले एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि हाल ही में भारत ने सेपक टकरा विश्व कप में कौन सा पदक जीता, या फिर सेपक टकरा विश्व कप प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया। तो ऐसे प्रश्न में आप देख सकते हैं पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम बिहार में इसका आयोजन साथियों किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी लेते हैं। अगली जानकारी है
सुनील कुमार ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता। अब दोस्तों अम्मान जॉर्डन में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया और भारत के एक पहलवान, जी हाँ भारत के पहलवान, नाम क्या है इनका, सुनील कुमार, और इन्होंने, ठीक है, क्या है, इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने का कार्य किया। दोस्तों इन्होंने किनको हराया, किनको पराजित करके कांस्य पदक जीता, तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने चीन के खिलाड़ी है जियाक्सिन हुआंग, जी हाँ चीन के खिलाड़ी हैं जियाक्सिन हुआंग, इनको पराजित करने के बाद सुनील कुमार ने क्या जीता है, कांस्य पदक अपने नाम किया है और भारत के लिए गौरव का पल। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की बात हो रही है, आयोजन कहाँ हुआ था, अम्मान जॉर्डन में। चलिए आगे बढ़े और अगली जानकारी है, सांसदों के वेतन और भत्ते में दोस्तों वृद्धि कर दी गई है। अब भारत के जितने भी ऐसे सांसद हैं, मतलब कुल मिलाकर संसद के सदस्यों की बात हो रही है। दोस्तों संसद के सदस्यों को हम लोग सांसद बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, एमपीज बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे सांसदों के वेतन में अभी क्या किया गया, अभी वेतन में इनकी वृद्धि की गई है, भत्ते में वृद्धि की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि सांसदों को जो पहले वेतन मिल रहा था वो 1 लाख रुपये प्रति माह, जी हाँ 1 लाख रुपये प्रति माह, लेकिन इसे अभी 24% की वृद्धि करते हुए 24% की इसमें वृद्धि की गई और 24% वृद्धि के साथ अब सांसदों का वेतन कितना होगा दोस्तों, अब सांसदों का वेतन होगा 1,24,000 रुपये प्रति माह, जी हाँ 1,24,000 रुपये प्रति माह, ये सांसदों का साथियों वेतन होगा। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि सांसदों का जो दैनिक भत्ता है, सांसदों का दैनिक भत्ता जो है, इसे दोस्तों 2,000 रुपये से बढ़ाकर, जी हाँ 2,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 2,500 रुपये कर दिया गया। दैनिक भत्ता कितना कर दिया गया, 2,500 रुपये। तो याद रखेंगे 24% की वृद्धि की गई है वेतन में, 1,24,000 रुपये इनका जो वेतन है, ठीक है, ये निर्धारित किया गया। दैनिक भत्ता जो है वो 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये किया गया। जबकि सांसदों का जो पेंशन होगा, जी हाँ पेंशन कितना किया गया साथियों, तो सांसदों का पेंशन जो ये पहले था दोस्तों 25,000 और अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो अब इसे बढ़ाकर 31,000 कर दिया गया है। मतलब इसमें 6,000 रुपये की वृद्धि की गई, यहाँ 500 रुपये दैनिक भत्ता में वृद्धि किया गया और यहाँ पे अगर वेतन की बात की जाए तो 24% की वृद्धि के साथ 1,24,000 रुपये प्रति माह सांसदों का वेतन जो है वो तय किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अब अगली जानकारी लेते हैं। इंडोनेशिया ब्रिक्स के नए विकास बैंक में शामिल हो गया है साथियों। अब इंडोनेशिया ये क्या है साथियों, ब्रिक्स के नए विकास बैंक में शामिल हो गया है। तो ब्रिक्स दोस्तों, दरअसल ब्रिक्स क्या है, अभी आपको बता दें कि ब्रिक्स का ऐसे पूर्ण रूप आप जानेंगे। ब्रिक्स का पूर्ण रूप होता है साथियों ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब दोस्तों इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स विकास बैंक में शामिल होने वाला 10वां देश बन गया है। जी हाँ याद रखेंगे, इंडोनेशिया कितने नंबर का देश बना है, इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स विकास बैंक में शामिल होने वाला 10वां देश बन गया है। और पिछले दिनों इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, जी हाँ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, नाम क्या है इनका, प्रबोवो सुबियांतो, इन्होंने इंडोनेशिया को ब्रिक्स विकास बैंक में शामिल होने की घोषणा की है। और इस तरीके से दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है। तो इंडोनेशिया की राजधानी याद रख लेंगे, जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है, जकार्ता। और इंडोनेशिया की करेंसी कौन सी है दोस्तों, तो इंडोनेशिया की करेंसी है रुपया, याद रखेंगे रुपया, ये इंडोनेशिया की करेंसी है। ये इंडोनेशिया की क्या है, करेंसी है, मुद्रा है, आधिकारिक मुद्रा है। जबकि जकार्ता जो है ये इंडोनेशिया की क्या है, कैपिटल है, अर्थात राजधानी है। और अब इंडोनेशिया ब्रिक्स विकास बैंक में शामिल होने वाला 10वां देश बन गया है। चलिए अगली जानकारी लेते हैं। और अब अगली जानकारी दोस्तों, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी नेटुम्बो नंदी नदैत्वाह। नाम याद रखेंगे दोस्तों, थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, नेटुम्बो नंदी नदैत्वाह, ठीक है। कहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अब साथियों यहाँ पर आपको बता दें कि इनकी जो राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी का इनका नाम है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका पीपुल्स
ऑर्गेनाइजेशन, ये इनकी राजनीतिक पार्टी का नाम है, अर्थात संक्षेप में इसको हम लोग SWAPO के नाम से जानेंगे। आप देख सकते हैं साउथ वेस्ट अफ्रीकन पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन की नेत्री है, नाम क्या है, नेटुम्बो नंदी नदेत्वा, और ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों चुनी गई है। मैं आपको बता दूं इन्होंने किनका स्थान लिया है दोस्तों, तो इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति नांगोलो मनुम्बा, याद रख लेंगे, इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति नांगोलो मनुम्बा, नांगोलो मनुम्बा ये निवर्तमान राष्ट्रपति है, पूर्व के राष्ट्रपति है, और इनका स्थान इन्होंने लिया है। साथियों, नामीबिया के 35वें स्वतंत्रता दिवस पर, जी हाँ, नामीबिया के 35वें स्वतंत्रता दिवस पर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। चलिए नाम याद रख लेंगे। नामीबिया कंट्री का नाम है, पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदेत्वा, और इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने निवर्तमान राष्ट्रपति नांगोलो मनुम्बा का स्थान लिया है। इनकी राजनीतिक पार्टी कौन सी है, तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन, जी हाँ। ये जो संक्षेप में आप देख सकते हैं SWAPO मतलब क्या हो गया, साउथ वेस्ट अफ्रीकन पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन, इनकी राजनीतिक पार्टी का नाम है। दरअसल दोस्तों नामीबिया जब से स्वतंत्र हुआ है तब से अभी तक, ठीक है ना, इसी राजनीतिक दल की सत्ता अभी तक उस देश में रही है, और ऐसे देखा जाए तो पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इनका निर्वाचन किया गया है। नाम याद रख लेंगे, नेटुम्बो नंदी नदेत्वा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी लेते हैं। अगली जानकारी है, अभी हाल ही में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है। दरअसल यहाँ पर पूर्वकालिक नहीं बल्कि पूर्णकालिक होना चाहिए, और यहाँ पर फॉर्मर नहीं बल्कि फुल टाइम मेंबर, जी हाँ। अब देखते हैं, अभी सवाल है, अभी हाल ही में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है। साथियों मैंने आपको बताया, सबसे पहले इसका आंसर मैंने आपको बताया था। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए राजीव गौबा, जी हाँ, सही उत्तर कौन सा है, राजीव गौबा, जो कि 1982 बैच के झारखंड कैडर के IAS पदाधिकारी है, और पूर्व में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव भी रह चुके। इनको अभी हाल ही में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए राजीव गौबा। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अभी वर्तमान में भारत में कौन सी पशुधन गणना की जा रही है। दोस्तों कौन सी पशुधन गणना की बात कही थी मैंने, 21वीं पशुधन गणना। कब तक ये चलेगा, ये चलेगा साथियों 31 मार्च 2025 तक, जी हाँ 31 मार्च 2025 तक ये चलेगा, और इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी 21वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुधन बीमा योजना किसके तहत संचालित होती है। अब दोस्तों पशुधन बीमा योजना किसके तहत संचालित होती है, इसकी भी जानकारी मैंने आपको दी है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन, जी हाँ NLM मतलब नेशनल लिवस्टॉक मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, मतलब ऑप्शन सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है ISTAF सेपक टकरा विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। साथियों मैंने आपको बताया बिहार के पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ, मतलब यहाँ से ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। सेपक टकरा विश्व कप का आयोजन बिहार में किया गया। अगला प्रश्न, किस भारतीय पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता है। अब दोस्तों यहाँ पर किस भारतीय पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता है, तो मैंने आपको बताया भारत के पहलवान क्या नाम है इनका, सुनील कुमार, जी हाँ इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, सांसदों के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। तो दोस्तों सांसदों के मासिक वेतन में 24% की वृद्धि की गई है, मतलब 24% आपका करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ से राइट आंसर है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश ने मार्च 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने के अपने निर्णय की घोषणा की है। दरअसल दोस्तों ब्रिक्स विकास बैंक को यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक बोला जा रहा है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा कौन से देश ने की है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन ए यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटुम्बो नंदी नदेत्वा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। साथियों यहाँ पे करेक्ट उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन सी नामीबिया, ठीक है ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेटुम्बो नंदी नदेत्वा नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। चलिए अब यहाँ से अगला पेज है आप लोगों के लिए आज का प्रश्न के रूप में। दोस्तों आज का प्रश्न कौन सा आप सभी देख सकते हैं,
प्रश्न है बैंकनेट पोर्टल की शुरुआत कब हुई। सवाल क्या है, बैंकनेट पोर्टल की शुरुआत कब हुई। अब दोस्तों बैंकनेट के बारे में पिछले वीडियो में मैंने इसकी जानकारी दी है, इसका उद्देश्य क्या है, किसके द्वारा इसको शुरू किया गया और इसका मुख्य रूप से फुल फॉर्म इत्यादि क्या होता है, इन सब चीज़ों को मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है, बैंकनेट पोर्टल की शुरुआत कब हुई। आपका ऑप्शन ए है 3 जनवरी 2025, ऑप्शन बी 3 जनवरी 2024, ऑप्शन सी 6 अप्रैल 2023 एंड ऑप्शन डी 6 मार्च 2023। साथियों क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है, कमेंट बॉक्स में आकर अपना जवाब जरूर दीजिएगा। और दोस्तों प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी, ठीक है ना, अगर इस रास्ते को आप लोगों ने चुना है तो निस्संदेह आने वाले दिनों में कुछ परेशानियां, कुछ दिक्कतें, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ सकती है, लेकिन आपका ध्येय, आपका लक्ष्य बिल्कुल पूरी तरह से अटल होना चाहिए, अडिग होना चाहिए और आप अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होने चाहिए। दोस्तों समर्पित भाव के साथ जैसे ही आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं, आपके अंदर एक उत्साह का संचार होता है, निश्चित तौर पर यही उत्साह आने वाले दिनों में एक बेहतर परिणाम भी आपको देता है। दोस्तों आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।